खबरों खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। 5 बज चुके हैं और 5 बजे की 5 बड़ी खबरों और कुछ तज्जियों और तबसरों के साथ आपका मेज़बान इशफाक गौहर आपके सामने हाजिर खिदमत है। और आज की सबसे बड़ी 5 खबरों पर जाने से पहले आपको यह भी बताते चले कि इस नशरियात को जहां आप अपनी टीवी पर देख रहे हैं, वहीं पर आप हमारी सभी नशरियात को हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर लाइक और सब्सक्रिप्शन का बटन है, उसे ज़रूर दबाइएगा। उसके साथ साथ खबरों को पढ़ने के लिए और तबसरों को पढ़ने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर आइएगा। तो फिलहाल करते हैं शुरुआत आज की 5 बड़ी खबरों की, और वो 5 बड़े वीडियोस आपके सामने हैं जिन्हें 5 इन के जरिए से आप तक समझाने की कोशिश करेंगे। आज सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर से, जहां पर डीडीसी इंतखाबात के नताइज आने के बाद आज का दिन एक और अहम दिन था, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर 280 मुंतखबा डीडीसीज का बाज़ाब्ता तौर पर हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई है। मुख्तलिफ अजला के अंदर आज ये हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। श्रीनगर के अंदर SKICC के अंदर जहां हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई, वहीं पर गांदरबल, बारामूला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा के साथ साथ अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शुपियां और इसी तरीके से जम्मू के सभी अजला के अंदर मुतल्लिका DDCs का बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबाल भी किया गया और वहां पर ओथ सेरेमनी को भी अंजाम दिया गया है। और इस तरीके से DDC का पहला मरहला मुकम्मल हुआ है। अब सबकी उम्मीदें और नज़रें इस पर है कि DDC मुकम्मल होने के बाद अब फटाफट से चेयरमैनों के नामों का ऐलान किया जाएगा, और चेयरमैनों के नामों को लेकर सियासी दंगल और सियासी कसमकश जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई है। मशावरत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अपने अपने तरीके से जीते हुए कैंडिडेट अपने लीडरों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इस बात के लिए मनवाने की कोशिश करवा रहे हैं कि अगर मौका मिले तो उन्हें ज़रूर चेयरमैन बनाइएगा। लेकिन अभी भी सबकी नज़रें सरकार पर है, क्योंकि सरकार इस पूरे निज़ाम को अभी और वजाहत की ज़रूरत है। कितनी सीटें रिजर्व, कितनी ख़वातीन के लिए होंगी, कौन को किस ज़िले का क्या कुछ हाल होगा, इसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर आज से ही एंटी डिफेक्शन की भी खबरें तेज़ हो रही है, क्योंकि लगातार पिछले 72 घंटों के दौरान अगर आप देखेंगे तो एक पार्टी एक सिंबल से जीतकर दूसरी पार्टी में जाना और दूसरी पार्टी से जीतकर तीसरी पार्टी में जाना भी लगातार जारी है। इसलिए आज की बड़ी खबर यह है कि मरहलावार तरीके से DDC के इंतखाबात मुकम्मल हो रहे हैं। उसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर मौसम का मिजाज, क्योंकि मौसम का मिजाज और कौमी शाहरा दोनों का चोली दामन का साथ है। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर अगर आज दोपहर के बाद तक यानी 3-3:30 बजे तक भी पूरी तरह से ट्रैफिक की आवाजाही के लिए नहीं खोल दिया गया था, सिर्फ दरमानदा गाड़ियों को चलने की इजाज़त थी, क्योंकि मतला कई मकामात पर अबर आलूद था, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और रात को जिस तरीके से बारिशें और बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से दर्जे हरारत इस कौमी शाहरा पर मनफी चला गया था, जिसकी वजह से आज दोपहर तक भी गाड़ियों की रफ्तार जो है वो देखने को नहीं मिली है। इधर श्रीनगर की अगर बात करें तो आज भी सबसे सर्द तरीन इलाका गुलमर्ग देखने को मिला, जहां पर दर्जे हरारत -6 के आसपास रात को देखने को मिला और -2 या 3 के आसपास दिन में भी उसे मापा गया है। इसी तरीके से पहलगाम से भी इसी तरीके की इतलात मौसूल हो रही है। नए साल की आमद है और मौसम खराब है, लेकिन उम्मीद सबको है कि मुल्की सतह पर इस बार काफ़ी लोग गुलमर्ग का रुख कर सकते हैं। और गुलमर्ग के अंदर जितने भी होटल्स हैं उन्हें ये यकीन है कि इस साल नए साल की आमद के साथ ही टूरिज्म सेक्टर जो है वो दोबारा से फल फूल सकता है, क्योंकि मुल्क के अंदर कोरोना वैक्सीन की तैयारियां शबाब पर है। इसके साथ साथ तीसरी बड़ी खबर पर भी आते हैं
क्योंकि तीसरी बड़ी खबर कौमी खबर है और किसानों का मामला है, और किसानों की खबर को कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहां पर लगातार पिछले 35 दिन से किसान सरापा एहतजाज है। वहीं पर आज सबकी नज़रें सरकार पर थी, क्योंकि सरकार को हाँ या ना मुज़ाकरात के लिए करना था, और अभी थोड़ी देर पहले इस बात की वजाहत मरकज़ की तरफ से कर दी गई है कि कल नहीं परसों होगी मुज़ाकरात, यानी 30 तारीख को किसान और सरकार के बीच एक बार फिर बातचीत होगी। इधर किसानों ने साफ कर दिया है कि मुद्दा एक कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, और जब तक इस तरीके का माहौल और सरकार की तरफ से एश्योरेंस नहीं आती है, शायद तब तक किसी तरीके की बात नहीं बनेगी। किसानों के बाद बात करते हैं कांग्रेस की भी, क्योंकि कांग्रेस की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज कांग्रेस का यौम तासीस था, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर जहां आज एक के बाद एक यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर नजर आए, लेकिन राहुल गांधी जो यौम तासीस से कबल ही बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं, और इटली जाने का मकसद जो पार्टी ज़रा से मालूम हुआ वो ये है कि नए साल के जश्न और नए साल की आमद को लेकर वो इटली अपने ननिहाल चले गए हैं। तो ये भी राहुल की कहानी बड़ी अहम थी। इसके साथ साथ कांग्रेस के बाद बात फौजी सरबराह की भी, क्योंकि फौजी सरबराह की तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी पर देख रहे हैं, और आप सोच रहे होंगे कि फौजी सरबराह को क्यों दिखाया गया है 5वीं खबर में। तो बड़ी खबर के तौर पर हम आपके सामने ये बात रख देते हैं कि फौजी सरबराह 3 दिन के दौरे पर कोरिया चले गए हैं, और सऊदी अरबिया का 5 दिन का दौरा मुकम्मल करने के बाद ये दूसरा बड़ा दौरा होगा, जहां पर कोरिया वो जाएंगे और बैन मुल्की मामलात पर जो है वो मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। जनरल नरवा ने जब से टेक ओवर किया है उसके बाद लगातार बांग्लादेश, नेपाल के साथ साथ यूएई और अब कोरिया के दौरे पर चले गए हैं, और लगातार सरहद की भी निगरानी कर रहे हैं। कोरिया रवानगी से कबल एक बार फिर जो आर्मी की तरफ से बयान जारी हुआ है उसमें साफ कर दिया गया है कि मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी पर किसी तरीके का सौदा नहीं किया जाएगा, और जितनी भी कमजोरियां या खामियां रह चुकी हैं उन्हें वक्त पर पूरा किया गया है, और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये थी वो 5 बड़ी कहानियां और 5 बड़ी खबरें जिन्हें हमने 5 बिन के जरिए से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन चूंकि पहली खबर हमने आपको बताया था डीडीसी इंतखाबात, तो आज डीडीसी इंतखाबात की ऑथ इन सेरेमनी थी, यानी हलफ बर्दारी की तकरीब थी। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें हैं जहां पर आज सुबह सुबह से ही ऑथ सेरेमनी का एहतमाम किया गया है। कुछ मकामात पर खुद जिला तरक्याती कमिश्नर थे और कुछ मकामात पर आरडीडी के अफसर भी मौजूद रहे हैं। डीडीसी मेंबर शिल्पा दुबे। आज मैंने संस्कृत में ओथ इसीलिए ली कि कहा जाता है कि देवों की वाणी संस्कृत थी और संस्कृत से ही सारी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। आज मैंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की है, नई डेजिग्नेशन से शुरू किया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले उस देवों को नमस्कार किया जाए, जैसे कि कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वथा। इसी से मैंने आज ये शुरू किया है। एक सिर्फ नाम मात्र ही मैंने कसम नहीं ली है, मैं सच में ये दिल से ईश्वर को हाजिर नाजिर रखकर ये कसम दी है कि मैं अपने विजयपुर बी के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की हर प्रकार से उनकी मदद करूंगी। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट सांबा कुछ विकास की ओर ज़्यादा नहीं चला, लेकिन हम सारे मिलके कोशिश करेंगे कि इसको विकास की राह पर ले जाएंगे। जो हमें सबको जीत मिली है वो विकास के नाम पर मिली है, और इस जीत को सभी हम कोशिश करेंगे कि विकास की राह पर ले जाएं और सांबा को एक मॉडल के तौर पे जम्मू कश्मीर में जाना जाए। मोदी जी ने जो काम किया है 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीडीसी का चुनाव हुआ, बीडीसी हुआ, और पंचायतों को इतना सशक्त 70 साल में पहली बार हुआ है। आज जो पैसा पंचायतों में आ रहा है, जो इसके लिए जो फंड्स आ रहे हैं डायरेक्ट पंचायत में आ रहे हैं, सरपंच और मेंबर और गांव के लोग अपनी मर्जी से वो सारे का सारा काम जो करवा रहे हैं।
इसके लिए बहुत बड़ी बधाई हमारे मोदी साहब को, क्योंकि उन्होंने 70 साल में पहली बार ऐसा काम किया जो कभी हो ना सका इधर। और हम आशा करते हैं कि और भी ज़्यादा जम्मू कश्मीर में काम होगा और काम की जो गति है वो तेज़ होगी। पहले तो मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मोदी जी ने ये 3 टायर सिस्टम कंप्लीट करने का बीड़ा जो उठाया है, इसे कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद डेवलपमेंट की बात है तो मेरे बहुत सारे पिछड़े गांव हैं, जैसे क्रीमची, गुंगड़, ओड, दसिया, सुराड़ा, जहां पे रास्ते की भी कोई सुविधा नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी, मैं सभी इलाकों को अच्छे से रास्ता का काम शुरू करवाएंगे। और उसके बाद पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी को मैं तो पहली प्राथमिकता ही पानी को दूंगा। बाकी जैसे हमारा पिछड़े गांव है, सांदी है, हमें सुंब के लिए जाना होता है तो सुंब का हमें 20 किलोमीटर सफ़र करके जाना पड़ता है सांबा से होके। मेरी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि सुंब को हम टाकी और सांदी को गोवाल से जोड़ के एक रास्ता बनवाएंगे और हमारा जो सफ़र है वो 8 किलोमीटर रह जाता है। चलिए, डीडीसी का हल्फ लेने के बाद मेंबरान किस तरीके से बात कर रहे थे, अपनी प्रायोरिटीज बता रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब रूपरेखा क्या कुछ होगी, पार्टीज के अंदर क्या कुछ चल रहा है और मुख्तलिफ अजला की शक्ल किस तरीके से बन सकती है। हमारे साथ हिलाल हांजुरी भी ज्वाइन किए हुए हैं और हमारे साथ आरिफ वहीद ने भी ज्वाइन किया है। थोड़ी देर में जमशीद मलिक भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताकि एक सिचुएशन आपके सामने हम रख पाए कि क्या कुछ सूरत हाल है। सबसे पहले बात जरा हिलाल आपके पास करेंगे। आज औथ सेरेमनी थी और लगभग जम्मू कश्मीर के सभी जिला हेडक्वार्टर पर आज बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की तरफ से औथ सेरेमनी का एहतमाम किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल अब ये कि आज से वो इम्तिहान उन लोगों का शुरू हुआ जो चुनकर सामने आए हैं। सरकार के पास नक्शा क्या कुछ है, जो कुछ आज सुबह से लगातार आप बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, क्या नक्शा है, किस तरीके से अब इसको जमीन पर उतारा जाएगा ताकि आम लोगों को बुनियादी सतह पर वो फायदा मिले जिसके लिए चुनाव करवाए गए थे? बिल्कुल गवर, जैसा कि सभी जानते हैं कि आज जो सेरेमनी हुई है और उसमें हमने देखा कि जितने भी डीडीसी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है और उसके बाद अब असल सूरत में उनका इम्तिहान शुरू हो चुका है। और कुछ डीडीसी कैंडिडेट्स जो जीत के आए हुए हैं उनके साथ भी जब हमारी बात हुई है उनसे हमने कहा कि किस तरह से आप इस सारी प्रोसेस को देख रहे हैं, कितना आसान है ये इम्प्लीमेंट करना, जो कि कहा जा रहा है कि अब ग्राउंड लेवल पर जो है मोहल्ला स्तर पर या जो नई कॉन्स्टिट्यूंसीज डीडीसी के हवाले से मुरतब दी गई है यहाँ पर डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। तो उनका मानना है कि नंबर 1 पॉइंट इसके लिए एक चीज है कि फंड्स कितने होंगे, यानी जो ये डीडीसी कैंडिडेट्स चुन के आए हैं उन्हें कितने फंड्स दिए जाते हैं जिससे वो बरोएकार लाकर जिसे वो इस्तेमाल करके बिजली, पानी, सड़क, बुनियादी सहूलियात को लेकर जो आम लोग हैं उन तक पहुंचाएंगे और उन पर काम करेंगे। लेकिन उससे पहले ऐसा लग रहा है कि जो ये चुनाव हुए हैं पूरी तरह से इस पर जो वर्कआउट या होमवर्क जो होना चाहिए था वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जितने भी अब जिला स्तर पर चेयरमैन बनेंगे इस काउंसिल के, उनके लिए अभी तक कोई ऑफिस जो है परमानेंटली नहीं बनाया गया है। आमतौर पर इस तरह की चीजें होनी चाहिए थी, इस तरह का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ होना चाहिए था। लेकिन अब जो सूबाई इंतजाम है उनके साथ जो हमारी बात हुई है उनका मानना है कि फिलहाल आर्जी बुनियादों पर ऐसे लोगों को जो अब चुन के आए हैं, बाज़ाब्ता जो मेंबर होंगे और जो चेयरमैन होंगे उन्हें बाज़ाब्ता ऑफिस होगा, स्टाफ होगा, किस तरह से काम करना होगा, उस हवाले से उन्हें बाज़ाब्ता तरबियत जो है वो दी जाएगी। ताहम जो ऑफिस होंगे वो आर्जी बुनियादों पर ही होंगे। जो पीके पोले साहब उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका मानना है कि अभी इब्तिदा है और शुरुआत इस इब्तिदा की अच्छी हुई है, ताहम उनका मानना है कि इसमें टाइम लगेगा और महाराष्ट्र की तर्ज पर यहां पर भी जो इख्तियारात होंगे वो डीडीसी चेयरमैन को या उसके मेंबरान को दिए जाएंगे और ताहम उनका मानना है कि उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन तब तक उनका मानना है कि जो आर्जी बुनियादें हैं उन पर हम शुरुआत कर सकते हैं। फटाफट से जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि मैंने जमशीद के पास भी चलना और आरिफ मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, ये
तो आपने कहा कि सरकार किस तरीके से अब इसको ग्राउंड पर उतारना चाहती है, किस तरीके से एम्पावर करना चाहती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चेयरमैन बनेगा कौन, इसको लेकर भी दौड़ काफी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है। श्रीनगर महवे मरकज बना हुआ है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, कांग्रेस का दफ्तर भी है, बीजेपी के भी सभी लोग जो है इस वक्त श्रीनगर के अंदर है। तो मौजूदा सूरत हाल के बीच पॉलिटिकल ऑफिस की क्या कुछ अंदर की खबर है? क्या इत्तेहाद बराबर है या इत्तेहाद के अंदर और भी कुछ सवालात और भी कुछ चीजें जो है वो खुलकर सामने आ रही हैं? देखिए गौर, कश्मीर वैली का जहां तक हम जो जिक्र करते हैं उसमें हमने देखा कि बेशतर मकामात पर, बेशतर अजला में पीएजीडी के कैंडिडेट्स ही जीत कर आए हैं और अभी वो हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी में हैं। और 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, एक श्रीनगर और दूसरा शोपियां, जहां पर हम देख रहे हैं कि पीएजीडी को उतनी नुमाइंदगी नहीं है कि वो चेयरमैन को अपने आप यहां पर मुंतखब कर सकते हैं। अपने लेवल पर पीएजीडी की जितने भी पार्टियां हैं, 7 पार्टियां हैं, उनका मानना है कि अभी जो है मतभेद शुरू हो चुका है, डिस्कशन शुरू हो चुका है, किस तरह कहां किस पार्टी को शेयर दिया जाएगा। उस हवाले से अभी जो है जो गुफ्तगू सभी पार्टीज के नुमाइंदों के दरमियान हो रहा है। लेकिन जहां तक श्रीनगर और शोपियां का जिक्र है, वहां पर अपनी पार्टी जो है वो भी दौड़ में नजर आ रही है। कुछ एक दिन से हम ये भी देख रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पर है नहीं, और उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ये इल्जामात लगाए गए हैं कि फोर्सबली उनके कैंडिडेट्स को और उसके साथ साथ बाकी पार्टियों के कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा है और उन्हें यह कहा जा रहा है कि आप दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए ताकि डीडीसी चेयरमैनशिप के लिए उनका एतमाद हासिल किया जाए। वही सवाल आज पीके पोले साहब से भी पूछा गया कि क्या यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ को इंप्लीमेंट किया जाएगा। उनका मानना है कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट जो पंचायती राज है उनके साथ वो देखेंगे और उसके बाद ही इस हवाले से कोई डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन तब तक अपनी पार्टी शोपियां से लेकर श्रीनगर 2 डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी दौड़ बनाई हुई है। अब ये इतना ही नहीं है, जब आप इसको बड़े कैनवस पर देखेंगे तो तीसरी पार्टी बीजेपी भी कहीं ना कहीं ताल ठोकती हुई, आज हमने देखा कि हमारे साथ बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर बातचीत हुई है और बहुत सारे लीडर्स की तरफ से ताल ठोकी गई है कि बहुत सारे इलाकों के अंदर जो इंडिपेंडेंट्स है या दीगर पार्टियों के लोग हैं वो इन्हें जी सपोर्ट कर रहे हैं। किस नाम पे सपोर्ट कर रहे हैं? जी डेवलपमेंट है, इस नारे पर जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है और इसी वजह से जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। जल्दी से आरिफ वहीद आपके पास आ रहा हूं। आरिफ, लगता है कि जनाब राब्ता कट गया है आरिफ के पास, तो जल्दी से हम चलेंगे जी वापस हिलाल के पास भी और वापस चलेंगे जी हम जमशीद मलिक के पास भी। तो पहले जरा हिलाल आपके पास जल्दी से आऊंगा, उसके बाद हमारे साथ मेहमान भी श्रीनगर से ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास भी चलना है। अब ये जो अभी बड़ी चीजें क्लियर नहीं है और अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, इस बीच क्या कानून पर भी कोई काम किया जाएगा ताकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है, ये जो हम देख रहे हैं पिछले कई घंटों से श्रीनगर के अंदर भी, जम्मू के अंदर भी हवा काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इस पर रोक लग सके और जमहूरियत का जो नया सिस्टम चलने की कोशिश में लोगों ने सब मुश्किलें छोड़कर जमहूरियत की गाड़ी को चलाने की कोशिश की है, वो पंचर ना हो। देखिए गौर, जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी इंतखाबात पहली मर्तबा हो रहे हैं और इसको सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। इसके जावे क्या होंगे, इसका तरीकाकार क्या रहेगा, इसका जुरिसडिक्शन क्या रहेगा, उसको बताने में और समझने में दोनों तरफ से अभी टाइम लगेगा। लेकिन जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग का आपने सवाल पूछा, चूंकि जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लग रहे हैं वो अभी जो वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी या उनकी हमख्याल जमातें पीएजीडी में आ गई हैं, उनकी जानिब से जो हिज़्ब इक़्तिदार की जमात पूरे मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी है उन पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से ही जो कैंडिडेट्स है, खासतौर पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को या दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स को किसी मखसूस पॉलिटिकल पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी उनके बकौल उनकी हामी पार्टी है उसमें शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। इसी तरह से अब क्या कानून यहाँ पे काम करेगा, ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने या उसके साथ साथ अपनी पार्टी ने इन इल्जामात को सिरे से ही नकारा, ताहम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अभी इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा गया है। चलिए, जमशीद मलिक भी मेरे साथ ज्वाइन किए हो, बहुत शुक्रिया। हिलाल आपके पास थोड़ी देर में, फिलहाल आपका शुक्रिया, मैंने और भी आगे चलना, कुछ मेहमान और भी हमारे साथ। लेकिन जमशीद मलिक फटाफट से जरा आपके पास पुंछ राजौरी की बात करें, जहां आज ओथ सेरेमनी तो मुकम्मल हुई है लेकिन अब वहां का आकार किस तरीके का बनता हुआ नजर आ रहा है।
ताल ठोकी जा रही है पार्टीज की तरफ से कि हम मेजॉरिटी में हैं और हमारे ही चेयरमैन बनेंगे। तो आपके 2 डिस्ट्रिक्ट्स का हाल क्या है और सियासी माहौल किस तरीके का है, जल्दी से। जी गौर, बिल्कुल। अगर हम राजौरी पुंछ की बात करें, पहले हम राजौरी पुंछ की बात करें तो किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई, मगर पुंछ में वाज़ेह अक्सरियत अगर किसी को हासिल हुई तो वो आजाद उम्मीदवारों को हुई है, जहां 8 आजाद उम्मीदवार जीत कर आए हैं, मगर कांग्रेस के पास भी 4 के उम्मीदवार जीत कर आए हैं। इन 8 में से 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस की जमात से ही ताल्लुक रखते हैं, वो वापस कांग्रेस में शामिल होंगे अगर होते हैं तो। वैसे उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि वो कांग्रेस में ही शामिल होंगे, तो वो 2 शामिल होने के बाद कांग्रेस के पास 6 हो जाएंगे और 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर उम्मीदवारों की तरफ से उनको हमारे मिलती है तो पुंछ में लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन बनाया जाएगा, क्योंकि आजाद उम्मीदवारों की तादाद हालांकि ये कहें कि वहां 8 के है, मगर कांग्रेस जरूर दावा कर रही है, साथ में आजाद उम्मीदवार भी दावा कर रहे हैं कि वो भी अपना नुमाइंदा चुनकर सामने आएंगे। अगर दूसरी तरफ राजौरी की बात करते हैं, राजौरी में अक्सरियत यहां भी किसी के पास नहीं, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जिसके पास 5 उम्मीदवार जीत कर आए हैं और 3 कांग्रेस के इनके पास हैं और 8 बन जाते हैं। और इस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गुपकार अलायंस है उसका भी 1 उम्मीदवार है, पीडीपी से 1 जीत कर आया है। इस तरह कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुपकार अलायंस के पास 6 कैंडिडेट बन जाते हैं और 3 कांग्रेस की तरफ से अगर हमायत मिलती है तो यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूर बना सकती है। मगर उसके बावजूद भी राजौरी पुंछ में तोड़ फोड़ की सियासत अभी भी चल रही है, क्योंकि सभी जो उम्मीदवार जीत कर आए हैं वो दावा कर रहे हैं अपना अपना चेयरमैन बनाने के। हालांकि ये सियासत है, इसमें कहना बहुत मुश्किल कि कल क्या होगा, मगर हालात जो आज के हैं इसमें पुंछ में कांग्रेस और राजौरी में जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन होगा, क्योंकि इन दोनों जमातों के पास जरूर यहां ज्यादा उम्मीदवार नजर आते हैं। मगर सियासत है, कल क्या हो इसमें ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लोग आजाद उम्मीदवार जीत कर आए हैं पुंछ में उनकी तादाद 8 है, मगर उनमें से 2 लोग ऐसे हैं, वो सुरनकोट में हो या लोरन के 2 कैंडिडेट जो मतलब बताए गए हैं, ये दोनों का ताल्लुक कांग्रेस से। अगर कांग्रेस के पास ऑलरेडी 4 अपनी है तो ये दोनों भी शामिल होते हैं, तो कांग्रेस के पास 6 हो जाती हैं और 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस तरह मिलाकर 9 बन जाते हैं वहां। तो राजौरी में वाज़ेह अक्सरियत नहीं किसी के पास, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूर दावेदार है, जिसके पास 5 उम्मीदवार हैं और 1 इनके गुपकार अलायंस का पीडीपी का भी उम्मीदवार है। मैं कुल मिलाकर आपको रोक रहा हूं, मैं चलता हूं आरिफ वहीद। आरिफ जल्दी से, ये तो 2 डिस्ट्रिक्ट का हाल हमने बता दिया। रामबन जो एक ग्रिप मानी जाती थी, एक बड़ा हब माना जाता था वोट के एतबार से कांग्रेस का, लेकिन इस बार जब डीडीसी के चुनाव हुए तो बड़ी चीजें क्लियर हुई, खामियां भी पार्टियों को पता लगी और अपनी जो उनकी पॉजिटिव पॉइंट्स है वो भी सामने आए हैं। इस वक्त डीडीसी का किस तरीके का हाल बन रहा है, कौन आपको लगता है बाजी मार सकता है? क्या कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रह सकती है या वहां पर कुछ और भी आपको दिखने को मिल रहा है? क्योंकि आज जब आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीडीसी का इंतखाब हो रहा था उसके बाद दावा पेश तो किया गया कि वाज़ेह अक्सरियत के साथ बीजेपी ही एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी, जी सिर्फ चंद घंटों का इंतजार किया जाए। जी बिल्कुल सर, अगर बात करना चाहेंगे आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन में जितने भी 14 जो उम्मीदवार जो जीत कर आ गए, उसमें कहीं ना कहीं सबसे जो बढ़त हासिल की थी इस डीडीसी चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सबसे बड़ी दावेदार यहाँ रामबन जिला के अंदर है, क्योंकि उनके जितने भी कैंडिडेट्स पूरे रामबन जिला के अंदर है एक बड़े मार्जिन से जीत कर आए। और शमशादा शान जो कि संगलदान से एक कैंडिडेट जो है जीत कर आए, उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है पूरे स्टेट के अंदर, तकरीबन 7,000 के मार्जिन से उन्हें जीता। लेकिन साथ ही जब चुनाव हो गए, कंप्लीट हो गए, जब रिजल्ट सामने आ गए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक कैंडिडेट जो बानिहाल बीक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आ गए, उन्हें हमारे साथ बात की और उन्होंने कहा कि हम दावेदारी पेश करेंगे, लेकिन सवाल हमने जरूर कहा था कि रामबन जिला के अंदर जो है कांग्रेस का ग्राफ बिल्कुल डाउन है। कांग्रेस ने महज 2 सीटें जो है यहां पर ली है, जबकि कांग्रेस का एक अच्छा रोल प्ले होता था पिछले इलेक्शंस की अगर बात करना चाहेंगे। क्योंकि रामबन जिला के अंदर इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो है यूथ है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरफ जुड़ता हुआ नजर आ रहा, चूंकि अगर बात करना चाहेंगे बानिहाल ए जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने सीट जीती है। उखड़ाल की 2 सीटें जो है कांग्रेस ने खोई, जहां पर बीए रुनियाल और एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने वहां से जीता है। इसी तरह से अगर बात करना चाहेंगे खड़ी का इलाका जहां पे लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब ये जो इंडिपेंडेंट के पास चाबी चली गई तो रामबन के अंदर ये जो आजाद उम्मीदवार है इनका क्या कुछ रुख है? पहले जरा इनकी बात करें, बाद में कौन कहां जाता है डेट इज सेकेंडरी। ये जो आजाद उम्मीदवार है क्या ये मुत्तहिद है या वापस अपनी पेरेंट बॉडीज की ओर जाना शुरू हो गई है, इन सब का रुख वहां की ओर चलना शुरू हो गया है? इस तरीके की भी बड़ी बात इस वक्त सामने है।
जी बिल्कुल सर, अगर बात करना चाहेंगे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आगे, उन्होंने कड़ी चुनौती जो है कांग्रेस को ही दी है, क्योंकि जो ग्राउंड सिचुएशन में हम देखते थे, ग्राउंड के जो हालात हम देखते थे, तो कहीं ना कहीं पे वो डायरेक्ट जो है उनका मुकाबला कांग्रेस के साथ ही था। और ऐसे में जब कांग्रेस ने यहाँ पर दावेदारी की बात की, जिनको रामबन जिला के अंदर 2 सीटें हैं, और ये जो एनसी का जो ग्राफ है, जिनने 6 सीटें रामबन जिला के अंदर ली है, उसमें सब जिला बानीहाल में दोनों, चाहे कांग्रेस है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दोनों ने अपना जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो कहीं ना कहीं पे खोया है, और साथ में सीटें भी खोई है। और संगलदान, इसी तरह से जो दूसरे इलाके हैं, गांधरी है, रामबंद का जो इलाका है, बटोत की जो सीट है, या इसी तरह से जो राजगढ़ की सीट है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी झोली में डाल दी। लेकिन सब जिला बानीहाल, जहां पे सबसे ज्यादा चुनावी दंगल देखी गई, उसमें कहीं ना कहीं सीट भी जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अहम जगहों पे खोई, और पॉलिटिकल ग्राफ भी जो है वो तब्दील एट द एंड ऑफ द डे अब क्या कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है? आरिफ जल्दी से, एट द एंड ऑफ द डे क्या कुछ दिख रहा है आपको, जो अभी आपको लगता है हाँ ये चीज है जो शायद सेट होके आगे बढ़ सकती है? जी बिल्कुल सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस दावेदारी ये कह रही है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है इसमें चेयरमैन बनाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन जो गुपकार अलायंस है, गुपकार अलायंस की कहीं ना कहीं जमीनी सतह पे धज्जियां उड़ाई गई बानीहाल और रामबन के अंदर, और उसमें कहीं ना कहीं वो चीज भी, वो फैक्टर भी रोल प्ले करेगा। तो ठीक है, जल्दी से ये बताइए, जो बीजेपी की तरफ से आज दावा पेश किया गया कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखिए हम कैसे यहां पर अपने हक में सब कुछ कर देते हैं। जी बिल्कुल, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको लोगों ने इस आधार पर वोट दिया है, चूंकि उनके ऊपर भी जो है कई जगहों पर ये सवाल खड़े किए गए कि शायद उनका बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं टच हो सकता है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया इलेक्शन कैंपेन में कि उनका बीजेपी के साथ कोई भी मतलब टच नहीं है। और कहीं ना कहीं एनसी भी चाहेगी कि कांग्रेस को रामबन जिला में, बानीहाल में दूर रखने के लिए कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ भी कई शराइतों पर बात कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों रिपोर्टर्स का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। 3 डिस्ट्रिक्ट का हाल हमने आपको बताया और श्रीनगर के अंदर क्या कुछ चल रहा था हमारे साथ हिलाल जुड़े हुए थे। लेकिन सीधे जरा इस पर और गुफ्तगू करने के लिए श्रीनगर ही चलते हैं, जहां से अपनी पार्टी से इस वक्त अपनी पार्टी के सीनियर लीडर महिदीन मुंतजिर साहब हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं। महिदीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा सवाल डीडीसी इंतखाबात को लेकर इसलिए बन रहा है क्योंकि जमहूरियत की जो रूह है उसे मस्त करने की कोशिशें हो रही है। हर एक जमात अपने अपने तरीके से काम कर रही है उसको लेकर, और हर एक जमात का ये दावा कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये जमहूरियत की बका के लिए है, जबकि सूरत हाल इसके दिगरगुं, इसके अलग नज़र आ रही है ज़मीनी सूरत पर। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी मैदान अमल के अंदर है, जो लगातार ये दावा पेश कर रही है, न सिर्फ श्रीनगर बल्कि दीगर ज़िलों के अंदर भी आप देखेंगे कि किस तरीके से अपनी पार्टी और मजबूती के साथ आगे भी बढ़ेगी और लोग ज्वाइन भी करते चले जाएंगे। शुक्रिया गौर साहब। मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आपको ये वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबरा जनाब सैयद अल्ताफ बुखारी की क़यादत में इस पार्टी का मिशन ही है लोगों की तरक्की करना, लोगों को सच बोलना, जमहूरी तरीकों से लोगों की आवाज को आगे बढ़ाना, अरबाज़ इक़्तिदार तक पहुंचाना और उनको अपने हुकूक दिलाना। तो जहां तक ये डीडीसी के जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, हमारी पार्टी ने करीबन 20 आजाद उम्मीदवारों को हिमायत दी थी इलेक्शन के दौरान, और अल्लाह के फजल करम से वो जीत के आए हैं। तो हमारी भी लगातार कोशिशें हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला कई जिलों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो काउंसिल बनने जा रहे हैं वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे, बिल्कुल जमहूरी तरीकों से। जो हमारे अपने मौजूदा मेंबरान हैं और जो आजाद उम्मीदवार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की हिमायत से जीत के आए हैं, उनकी मदद से इंशाअल्लाह ताला हम जरूर इसमें कामयाब हो जाएंगे। और कई अज़ला में हमारी कोशिशें हैं कि ये हमारी डीडीसी काउंसिल बन जाए। मुंतजिर साहब, चुनाव से पहले ठीक है कि आपको मैंडेट नहीं मिला, आप दूसरी पार्टी में चले गए, आपने किसी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जब पार्टी के सिंबल पर कोई चुनाव लड़े उसके बाद वो दूसरी पार्टी में आए ये कहते हुए कि देखिए
सुकुम है जनाब, कमजोरियां हैं कानून के अंदर, इसलिए रास्ता बनता है। तो ये जमहूरियत की फिजा के लिए कितना बेहतर है, और जमहूरी इंस्टीट्यूशंस जिन्हें मजबूत करने की कोशिश वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बराबर की जा रही है, और लगातार वो कह रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये दरअसल जमहूरियत की जड़ें मजबूत करना है। क्या आप ये मानते हैं एज ए पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के कि ये जो कुछ हो रहा है ये सही है और इससे जमहूरियत की जड़ें जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत होंगी? आपका कहना बिल्कुल सही है गवर्नर साहब। अगर कानून में कहीं सुकून मौजूद है, कानून में कहीं कमजोरी है, तो हुकूमत को चाहिए कि फिलफोर इस चीज पे रोक लगा दें, उन कानूनी कमजोरियों को, मुश्किलातों को दूर करें, ताकि जमहूरियत अच्छे तरीके से पनप ले। जहां तक सवाल है दूसरी पार्टियों से लोगों का आना, अभी इसमें जो आपने जैसे बता दिया कमजोरियां मौजूद हैं, तो जमहूरियत के लिए ये अच्छा नहीं है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो सोचते हैं, यहाँ जो 50-60 साल से पार्टियां काम कर रही हैं, 20-25 वर्षों से काम कर रही हैं पार्टियां, उनको इसमें देखना चाहिए कि उनको ऐसी कोई भी कारनामे अंजाम नहीं देने चाहिए जिससे जमहूरियत कमजोर हो। एक तरफ से हम दावा करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर जो लोग यहाँ पहले ही बहुत करीब मसाइल से दो चार है, मुश्किलात से दो चार है, उनको उनकी हौसला बंदी हम करें, उनकी जो जहनी इंतशारी कैफियत है उसको दूर करें। दूसरी तरफ से अगर पार्टियां ही ऐसा कुछ करें जिससे कि कमजोरियां आएंगी, तो वो किसी सूरत में तो मुंतजिर साहब बड़ा अहम सवाल ये है, जब अल्ताफ बुखारी साहब मैदान में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अ पार्टी विद डिफरेंस, आपको जी पता लगेगा कि हम मैदान में क्यों हैं और कितनी फ़र्क है रिवायती सियासतदान में और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में। लेकिन आज जो बयानात में देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, जिस तरीके का अमल चल रहा है, वो तो यही लग रहा है कि जो माजी में गलतियां की गई उसी गलती को आप नज़ीर बनाकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपकी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो। जनाब नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ ये आपको वाजे करना चाहता हूं, जो अल्ताफ बुखारी साहब ने फरमाया कि हमारी पार्टी एक नई सोच के साथ सामने आएगी, तो उनका सबसे बड़ा ये है कि हम सच बोलेंगे, हमारी पार्टी लोगों को किसी धोखे में नहीं रखेगी। आपको बिल्कुल याद है, कल की बात है, इलेक्शन जब हुए, चाहे पीएचडी ने इलेक्शन लड़े, दूसरी पार्टियों ने लड़े, तो गोल मोल करके, गलत मलत करके उन्हीं पुरानी बातों को दोहराया कि 370 आने वाला है इन इलेक्शन से, 35 आने वाला है इन इलेक्शन से। हमारी पार्टी ने क्लियर कह दिया कि ये टोटली डेवलपमेंटल इलेक्शंस हैं, तरक्की के लिए इलेक्शंस हैं, लोगों के जो काम है उनके लिए इलेक्शंस हैं, कोई सियासी मसलों के लिए इलेक्शन नहीं है। हमने कोई झूठ नहीं बोला। अगर हमने भी झूठ बोला होता तो शायद इससे ज्यादा सीटें हम हासिल मैंने जो सवाल पूछा था वो सिर्फ इसलिए मैंने पूछा था, वो दल बदली के हवाले से था। जो कुछ चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसकी शुरुआत पड़ी है पिछले 2-3 दिनों के दौरान, क्या आपको इस बात का एहसास नहीं है कि जो कुछ हो रहा है गलत है, आवाज़ उठनी चाहिए? चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे में गलत हो रहा है तो उधर भी आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी एज अ पॉलिटिकल पार्टी के, और अगर आपकी पार्टी के अंदर गलत हो रहा है तो यू मस्ट रेजिस्ट इट, आपको रोकना पड़ेगा इस चीज़ को, ताकि मुस्तकबिल में और गलतियां ना हो। ये कहना कि उन्होंने वोट इस बात पे लिया, हमने इस बात पे लिया, ये कहीं इसका फिट जवाब तो नहीं बन रहा है ना इसका ये मैं जवाब देना चाहता हूं कि कल अगर आपने अपनी पार्टी के कायद जनाब सैयद अल्ताफ बुखारी साहब का कैटेगोरिक प्रेस बयान सुना होगा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्जाम लगाया था वो शोपियान के एक उनके मेंबर के बारे में कि उनको वो ऑडियो क्लिप भी उन्होंने जारी किया था, कुछ किसी धमकी वमकी की। तो उन्होंने कल ऑन ओथ कोर्ट में बयान दिया, अदालत में बयान दिया कि ये हमारी आवाज ही नहीं है, न ये इल्जामात सच है, ये बिल्कुल गलत है। तो वहां से वाज़ेह ये हो जाता है कि अपनी पार्टी न कोई कमजोर सियासत यहाँ चाहती है, न धोखा दिए चाहती है, न जमहूरियत को कमजोर करना चाहती है, बल्कि जो हम सच की सियासत लेके मार्केट में आए हैं, अवाम में आए हैं, हम उसी की बिल्कुल आपाशी करना चाहते हैं, उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो सिर्फ लोगों के हित के लिए हो, लोगों की तरक्की के लिए हो, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, बिला लिहाज मजहब, मिल्लत, रंग, नस्ल। हम लोगों की दिल से, दिल की गहराई से खिदमत करना चाहते हैं, और जो उनको जख्म लगे हैं उनका मदावा करना चाहते हैं। आप अपनी पार्टी को किसी भी सूरत में
कहीं भी इस चीज में मुलवस नहीं पाएंगे कि हम दूसरी पार्टियों को कोई जख्म पहुंचाए या जमहूरियत को जख्म पहुंचाए। लेकिन कोई हमारे साथ छेड़ने की कोशिश करे तो उनको ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अवाम के दम पे कायम है, अपने दम पे कायम है। हम कमजोर नहीं है अल्लाह के फजल करम से, न यहाँ चूड़ियां पहनी गई है। जो अगर कोई हमारे साथ कोई ऐसे पंगे करते हैं, ऐसे कोई चीजें करते हैं जो जमहूरियत के खिलाफ हो, हमारी पार्टी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ हो, तो हम भी जमहूरी तरीकों से उसका जवाब जरूर दें। नहीं, जमहूरी तरीके से लड़ा जाए ना, लेकिन आप सब लोग इस बात के लिए आते कि देखिए सरकार ने एंटी डिफेक्शन लॉ पार्लियामेंट के अंदर रख दिया है, एंटी डिफेक्शन लॉ आपका असेंबली के अंदर है, एंटी डिफेक्शन लॉ पंचायत में हमारे लिए इसलिए पंचायत में नहीं है क्योंकि नॉन पार्टी बेस पे पंचायत का चुनाव लड़ा गया। लेकिन जब कश्मीर की बारी आती है तो डीडीसी के इंतखाबात तो मुकम्मल करवाए गए, लेकिन एंटी डिफेक्शन पर खामोशी कर दी गई सिर्फ इसलिए ताकि बाद में स्कोर को सेट किया जाए। चलिए जी, कोशिश करेंगे कि राब्ता हो सके इनके साथ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह बनता है कि क्या पार्टियां इस चीज का फायदा उठा रही हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ मौजूद नहीं है और न होने की वजह से एक दूसरे के लोगों को अपनी पार्टियों में शामिल इसलिए करवाया जा रहा है ताकि एक काउंसिल को पूरी तरह से या एक डिस्ट्रिक्ट पर पूरी तरह से ग्रिप ले सके। और आज भी लगातार जो है इस तरीके की खबरें जो है वो आ रही हैं। हो पा रहा, इसलिए मैं इस खबर को यहां पर इस उम्मीद के साथ आपके सामने रख रहा हूं और इंतजामिया के सामने रख रहा हूं कि हॉर्स ट्रेडिंग एक बड़ा एक मामला है और अगर जम्मू कश्मीर के अंदर वैसे ही हालात पैदा किए गए तो आने वाले दिनों में जब आप असेंबली के चुनाव लड़ने जाएंगे तो मरकज के लिए भी और इन सभी जमातों के लिए भी बहुत बड़ा सवाल उस वक्त पैदा होगा कि किस तरीके से और किन अल्फाज के साथ वो सामने आएंगे। इसलिए इससे इज्तिनाब किया जाए और जिसको जो मैंडेट मिला है उसको एहतराम किया जाए। अगर किसी को हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठने की कोशिश करनी है, अपोजिशन में बैठने के लिए लोगों ने कहा तो लेट ही सिट देयर और वहां पर वो अपनी पॉलिटिक्स को और मजबूत करे। अगर किसी को कहा गया कि चलिए आप आइए, आप इस डिस्ट्रिक्ट को संभालिए, कैसे आप संभाल सकते हैं, फिर तो उन्होंने दोबारा इम्तिहान देना है, दोबारा चुनाव में जाना है। आप उस वक्त भी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ चल रहा है यह जमहूरियत के लिए सिम कातिल के तौर पर साबित हो सकता है। तो फिलहाल बढ़ते जरा आगे, बात एक और खबर की भी करते हैं। आपको याद होगा कि शुपियां के अंदर फर्जी एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज ने पल पल का अपडेट आपको बताया था और यह खबर भी हमने आपके सामने पहले ही ब्रेक कर दी थी कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो आर्मी की तरफ से की गई थी उसमें क्या कुछ हुआ है और उसके बाद जब अदालत के अंदर चालान पेश किया गया, चार्जशीट पेश किया गया, कितने सफ़ात पर वो था, क्या कुछ लिखा गया था, सारी डिटेल हमने आपके सामने रखी थी आपकी इस चैनल के दौरान और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के दौरान उस पर गुफ्तगू भी हुई थी। और आज जब ये मामला कल से हम देख रहे थे लगातार सामने आया, पुलिस का बयान सामने आया, आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया और लगातार गवर्नर साहब की तरफ से जो एलजी साहब है उनकी तरफ से लगातार ये साफ कर दिया गया था कि इस मामले में जो है वो इंसाफ ज़रूर होगा और इंसाफ किया जाएगा। क्या उस इंसाफ की आवाज़ को लेकर वालिदैन जो है, जो लवाहिकीन है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं और इसके बाद उनकी कितनी उम्मीदें और बड़ी है और क्या कुछ उनके मन में है, इसको टटोलने की हमारे नुमाइंदे ने कोशिश की है। आज थोड़ी देर पहले उन सभी लोगों के साथ दोबारा हमने बात की जिनके अहल खाना को फर्जी झड़प के दौरान फिलहाल मार दिया गया था। यानी मैं इसको इसलिए फिलहाल बता रहा हूं क्योंकि अभी मामला कोर्ट के अंदर है और कोर्ट जब हतमी फैसला सुनाएंगे तो तब हम बताएंगे हाँ वो मुल्जिम है। फिलहाल मुबैना तौर पर मुल्जिम है, गिरफ्तार कुछ हो गए हैं, जो यहाँ पर आर्मी है, आर्मी के खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हो सकती है क्योंकि कानून जो यहाँ पर लगा है उस वजह से कानून बराह रास्त कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हमारे ज़राया जो हमें बता रहे हैं वो ये है कि वजारत दाखिला और वजारत दिफा के बीच सलाह मशवरा इस बार चल रहा है ताकि एक नज़ीर जम्मू कश्मीर से भी पैदा की जाए कि अगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो उसे सरीहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो बेल्ट फोर्स हो या नॉन बेल्ट फोर्स हो। लेकिन वालिदैन और अजीज़ अकारिब क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे नुमाइंदे ने उनसे बात की, ज़रा देख लीजिएगा कि कितनी उम्मीद अभी भी उन्हें बाकी है और क्या कुछ उनके आंखों के आंसू कह रहे हैं।
शोपियां मंशीपुरा फर्जी इनकाउंटर में जहां आज लोगों को इंसाफ ज़रूर मिला है, क्योंकि इस खबर के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों में काफ़ी गम व गुस्सा पाया जा रहा था और उसके बाद फ़ौज की तरफ से भी बड़ा कदम उठाया गया और फ़ौज की तरफ से भी कानूनी कार्रवाई शुरू की गई और साथ में पुलिस की तरफ से भी कानूनी कार्रवाई की गई है। और देर रात को एक बड़ा फैसला सामने आया और इस फैसले के बाद जहाँ चार्जशीट दायर कर दी गई, उसके बाद इन लोगों को किस तरह की उम्मीदें, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ छोटे इब्रार, बड़े इब्रार के साथ साथ इम्तियाज़ के वालिद, तीनों बच्चों के वालिद हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि कितनी उम्मीदें हैं इनको इससे और कितने मुतमईन हैं इससे। ये सर, कितने मुतमईन हो आप इस फैसले से जो रात को फैसला आया आपके बच्चों को लेके? अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी खुशी से यह कहता हूँ कि जब मनोज सिन्हा साहब मेरे घर में आए थे तो मुझे कुछ ऐसा डोट सा लग रहा था कि ये ऐसे एक दिखलावे के लिए आए हैं, लेकिन आज मैं ये यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह मेरे बच्चों की जो कार्रवाई है वो हकीकत में चल रही है और इंशाल्लाह मुझे मेरे साथ इंसाफ होगा। तो नौकरी के बारे में जो उन्होंने बताया था, अभी तक तो हमारी नौकरी का कुछ हुआ नहीं और छोटा बच्चा जो इब्रार अहमद का है उसकी एजुकेशन के बारे में मैंने मनोज सिन्हा साहब को बताया था। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक है कि जो मेरे बच्चों की कार्रवाई हो रही है, जो आर्मी ने फैसला किया है उस पर मुझे यकीन है। तो उसी यकीन से मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी जो मुलाजमत है, जो इन फैमिली के चलने की हकीकत है कि इनका ज़िंदगी का सफ़र कैसा चलाया जाएगा, तो मैं यकीन करता हूँ कि इंशाल्लाह ये अच्छा ही होगा और मेरे हक में सही हो रहा है। आज जो रात को फैसला आया जिसमें मुलजिम जाहिर किए गए हैं फौज के भी और कुछ सिविलियन भी, इससे आप कितने मुतमईन हैं फौज की कार्रवाई से और पुलिस की कार्रवाई से? देखो सर, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं फौज और पुलिस की कार्रवाई के ये बयान जारी कर सकूं कि इन्होंने मेरे साथ कैसा किया है। और एक चीज़ ये है कि मरना सब आदमी ने है, लेकिन यह हकीकत थी और सच था कि मेरे बच्चों का कत्ल किया गया था और उनका मर्डर हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं बड़ी एक उनका शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इन कातलों को यहाँ तक पहुँचाया है। और मेरी एक उम्मीद और भी है, ये है कि मैं अपनी आंखों से उनको देखना चाहता हूँ। कोई ये नहीं कि मेरी आंखों में बम फट किए हुए हैं वो जो उनको देखते ही मार देंगे। मैं उनको देखना चाहता हूँ और उनको अपने मुंह से पूछना चाहता हूँ कि क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने, क्यों मेरे बच्चों को इस तरह बेरहमी से कत्ल किया गया कि जिस तरह एक हवान को भी मारते हुए इंसान को शर्म आ जाती है। हमारे साथ छोटे इब्रार के वालिद साहब से, इनसे भी जानेंगे कि जिस तरह पुलिस की तरफ कार्रवाई की है तो कितने इसको मुतमईन लगे? अपनी जुबानी दस। अपनी जी बहुत अच्छा रगो है, बहुत ही अच्छा। तुझे यकीन है कि सो इंसाफ लबा? हाँ बिल्कुल इंसाफ, बिना यकीन है कि इंसाफ लबा। उसके बाद हमारे इम्तियाज के फादर भी हमारे साथ, इनसे जानेंगे आप तुझे कितनी उम्मीद है कि तुझे इंसाफ लबा और कितने मुतमईन हो तुझसे जो फैसला राती आया कि मुलजिम करार दी थे? बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद है मेरे को और इंसाफ मिलेगा और इंसाफ रहेगा। और आगे किस तरह की मांग आप सरकार से आप करना? मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमको जो कातली है वो सामने आना चाहिए और जैसे हमारे बच्चों की लाश हुई है ऐसे हम देखने को चाहते हैं। ये थे हमारे साथ उन तीनों मुतासरीन के वालिदैन जिनको बेरहमी से फर्जी इनकाउंटर में शोपियां में हलाक करके उनको मिलिटेंट करार दिया गया था और उनके सामने साथ हथियार भी रख दिए गए। उसके बाद ये मसला काफ़ी चर्चा में भी रहा और हमारे चैनल ने भी इस खबर को लगातार उठाए रखा और आज इंसाफ की घड़ी पहली जो सामने ज़रूर आई है, क्योंकि पुलिस की तरफ से एक चार्जशीट जाहिर कर दी गई है जिसमें मुलजमान के नाम भी जाहिर कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात है कि इस केस को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इनके घरों का दौरा किया था और यकीन दहानी करवाई थी कि इनको इंसाफ जरूर मिलेगा। मगर आज ये वालिदैन उन लोगों को देखने के साथ साथ ये भी जरूर कह रहे हैं कि इनके साथ जो वादे भी किए गए सरकार की तरफ से कि तीनों फैमिलियों को नौकरियां दी जाएंगी वो नौकरियां भी दी जाएं। और सबसे बड़ी बात है जो बड़ा इब्रार था उसका सिर्फ 1.5 साल का एक बच्चा है, उस बच्चे के लिए भी सरकार कोई आगे जरूर कदम उठाए ताकि उसकी जिंदगी भी खुश माहौल में आगे गुजर सके। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। चलिए रजौरी साहब आपको बता रहे थे कि वालिदैन क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि चार्जशीट अदालत के अंदर पेश हो गई और 31 तारीख को वहां पर समाअत शुरू होनी है और सबकी नजरें मरकजी वजारत दाखिला पर है कि किस तरीके से अब उस आर्मी अफसर के खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी, शुरू की जाएगी, जिसका नाम फिलहाल चार्जशीट के अंदर आ चुका है। तो फिलहाल यहां पर प्रोग्राम का वक्त होता चला है खत्म। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा करेंगे मुलाकात, अगर खुदा लाया 5 बजे 5 बड़ी खबरों के साथ कल शाम को दोबारा आपके सामने आएंगे। आप बने रहेंगे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, क्योंकि छोटे से ब्रेक के बाद जब उस पार आएंगे तो आपको सीधे लद्दाख लिए चलेंगे, जहां से पल पल और मौसम का हाल आपको बताएंगे।